मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक अनोखा तलाक। 55 वर्षीय कोमल जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ कोमल, कोई परेशानी है क्या? तो कोमल जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों की। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वे दोनों। कोमल जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी, 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसी ही मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला भी कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह आज तुम्हारी बात को समझेगा। आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पिता की बात सुनते ही कोमल जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें रोहन के साथ रहना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं बाबूजी। मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब कोमल जी का अपने पति सुशांत जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा रोहन 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से रोहन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से कोमल जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोहन ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। कोमल जी और सुशांत जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे रोहन की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब कोमल जी रोहन के घर पहुंची और रोहन ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो रोहन जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट्स के पेपर भी आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप और नैना मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से अलग हो जाओगे। यह बात सुनते ही रोहन का कलेजा धक से रह गया। तभी कोमल जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय में दिल में भरा गुबार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि रोहन, हम लोग एक नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो चाह कर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद नैना ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस ही ना जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन देखना ही ना पड़ता। कोमल जी रोहन की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है। इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर रही हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने देना। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज अदालत में मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे।
थोड़ी देर बाद तैयार होकर रोहन कोर्ट चला गया। अदालत की कार्यवाही से पहले रोहन ने नैना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और रोहन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कोमल जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर वह दबाते हुए केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में नैना यहाँ पहुँचती ही होगी, अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नैना की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे, जिन्हें रोहन ने नैना की यादों के तौर पर सहेज कर रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं। खुद से ही बोल उठा, क्या मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि उस अनुशासन में नैना का दम घुटने लगा? क्या मैं अपने आप को उसके अनुसार न ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता, तो शायद आज मैं और नैना एक साथ होते। उधर रोहन के घर की तरफ आते हुए नैना के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है, तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी जिंदगी नहीं है, लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नैना को अतीत में ले जाने लगा। रोहन और नैना कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो नैना का ध्यान कभी रोहन की ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोहन ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि किसी लड़के का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। रोहन का पढ़ाई में इतना ध्यान देकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई। कॉलेज का आखिरी दिन था। नैना रोहन के पास आई और बोली, रोहन, मैं हमारे इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नैना के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। रोहन के परिवार वालों को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन नैना के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर नैना भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो रोहन से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार नैना के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी रोहन को दिल से अपना नहीं पाई। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद नैना और रोहन की शादी हो गई। नैना अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी, जब शादी के बाद नैना ने रोहन के घर में पहला कदम रखा था, तो रोहन ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटोग्राफ में लगवा कर घर ले आया। जब नैना ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, यह मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ नैना, यह तुम्हारे पद चिन्ह है क्या? लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों लगवाई? नैना ने पूछा तो रोहन बोला, नैना, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसे उसके माता पिता के घर में मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। रोहन के यह विचार जानकर नैना हैरान रह गई थी।
फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे रोहन सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके नैना को जगाता था। वे सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे थे। सुप्रभात नैना जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए रोहन ने कहा। लेकिन नैना तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर रोहन ने कहा, उठो नैना, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी नैना बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने अपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ नैना जी, सारे काम हो चुके हैं। योग प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा चुका हूँ मैं। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है सिर्फ। तो नैना बोली, अरे रोहन, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो रोहन बोला, अरे नैना, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति? ये प्रकृति कौन है? नैना ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तो रोहन बोला, अरे नैना जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता है और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपने धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बाहर जा रही है, इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, तुम्हारा क्या फायदा है इन सब में? नैना ने उत्सुकता से पूछा। तो रोहन बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो अच्छी आदत बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई फिर तो हमारा फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो यह बात है, नैना मुस्कुराते हुए बोली। तो रोहन ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो नैना ने कहा, तुम्हारा भी तो है? इसका क्या मतलब है? यह घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं नैना जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारा सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में क्या ही रखा है। और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और सिर्फ ये कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरतों को ही करने चाहिए, आदमियों को नहीं? क्या पत्नी की उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे तभी आदमी नहीं धो सकते? और नैना, काम तो होता रहता है, जिसके पास समय हो वो कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोहन बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। ओफो रोहन, अब यह मुस्कान कौन है? आपकी ये प्यारी सी स्माइल। कहते हुए रोहन ने नैना को गले से लगा लिया। फिर नैना बोली, अच्छा रोहन, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी से आ जाना। अरे चिंता मत कीजिएगा श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार कर दूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को नैना के घर से उसकी मम्मी पापा आए तो रोहन की आव भगत देखकर वे तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते जा रही थी। दिन यूं ही बीतने लगे। लेकिन एक दिन जब रोहन शाम को ऑफिस से घर लौटा
तो नैना उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण रोहन सीधा रसोई घर में गया। गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नैना, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी नैना चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता रोहन, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपने आप को देखो। आज के ज़माने में भी तुम हज़ारों साल पीछे आदिमानव की तरह जी रहे हो। कभी किसी सोशल मीडिया साइट पर तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है, जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं, दूसरों की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं, और यहाँ तुम खुद को देखो। एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, वह भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हो। सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे और कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी दुनिया में। लेकिन रोहन, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर रोहन बोला, लेकिन नैना, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्ते मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ, तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हम हद से इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम सब सोचोगी ना, जब तुम अपने हाथ से इस फ़ोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर नैना भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है, तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफ़रत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर अब तो। मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए नैना तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर रोहन जड़वत रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इधर नैना बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरी मम्मी पापा, रोहन मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अम्मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले रोहन ने अपनी पत्नी नैना से कहा, नैना, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो नैना उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? रोहन प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर नैना बहुत खुश हो गई। तो रोहन ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही नैना की हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से से वह बोली, कब तक रोहन? आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना कोई एक्साइटमेंट्स है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे, इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को।
क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नीरस ज़िंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो ज़िंदगी है, कुछ सपने भी तो होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो, कितने मॉडर्न हैं, एडवांस हैं, और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक, पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो रोहन, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस एक साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है, और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज, और न जाने कितने ही मौक़ों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, जो 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो उसका हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वह। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना? संसार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो, जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लोग वहीं हजारों साल पीछे। खास मौक़ों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। नैना के मुंह से यह सब बातें सुनकर रोहन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह नैना के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नैना, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों में बिल्कुल अनदेखी कर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो नैना, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक की भी दोस्त की ज़रूरत होगी ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्ते के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा रहना, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बता रहे हैं आपस में, और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नजर आते हैं वे लोग उन तस्वीरों में, जो भी वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नैना, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पर तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर और अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है, और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं।
लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते नैना। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बता देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ था वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई नैना चाहिए। उस समय तो रोहन ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नैना अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही रोहन बोला, नैना कहीं जाने की तैयारी है क्या? क्या मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था? चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी नैना बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। नैना की यह बात सुनकर रोहन हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नैना तुम ही तो कहती थी कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो नैना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी रोहन की बात को काटते हुए नैना बोली, बस कुछ नहीं समझना मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपने की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही नैना अपना बैग उठाने लगी तो रोहन बोला, ठीक है नैना, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाह कर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो नैना ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए नैना ने रोहन का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई नैना अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब रोहन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नैना ने बेल बजाई तो उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था नैना और रोहन का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजाने पर कोमल जी ने दरवाजा खोला तो नैना ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो नैना हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय नैना का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ, मुझे मन से नैना ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहां से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा हुआ आशियाना अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी नैना की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों नैना, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपनी रोहन को छोड़ दिया था? फिर उसकी नजर अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी, जिसे रोहन ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवा कर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी
अपनी और रोहन की वह तस्वीर, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। सहसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने रोहन खड़ा था। नैना के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही रोहन मन ही मन उसे बोला, नैना, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन तुम हम दोनों के बीच जो सबसे जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ रोहन बोला, कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो। नैना ने पूछा तो रोहन अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में नैना के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फोन कॉल सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए नैना रोने लगी। नैना के रोने की आवाज सुनकर कोमल जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर रोहन भी घबरा गया कि आखिर क्या बात है। तो नैना ने रोते हुए कहा, रोहन, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है। मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही नैना बाहर जाने लगी तभी रोहन बोला, रुको नैना, मैं भी साथ आता हूँ तुम्हारे। नैना रोहन के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया, और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा। तो शोभा बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही नैना आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना। तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जी क्या करूं। सारी सच्चाई जानकर नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और रोहन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया। थोड़ी देर बाद नैना और रोहन अस्पताल से बाहर आए तो रोहन ने पूछा, कहाँ जाना है नैना, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो नैना बोली, नहीं रोहन, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर नैना के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था रोहन कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं जरूरी तो नहीं कि वह असल जिंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही जिंदगी जिए, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब रोहन ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो नैना ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए नैना सोचने लगी, कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वह प्यार, जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल जा बैठती है। कभी मैं भी तो रोहन के साथ ऐसी ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी,
तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा के लिए छीन लिया, उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो रोहन बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो नैना। और जैसे ही रोहन कमले कोमल जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नैना बोली, रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना ने उसकी ओर देखा तो नैना की आंखों से आंसू बह रही थी। उसे ऐसे देखकर रोहन सहसा बोला, तुम ठीक तो हो ना नैना? यहाँ बैठो, क्या कहना है? रोहन ने पूछा, लेकिन नैना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन ही पीड़ित जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहन ने कहा, नैना एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते रोहन की आवाज कांपने लगी तो नैना रूंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को, हम दोनों को रिश्ते के बीच में आने की इजाजत दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात को एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर आ ना सकूं। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो उन्हें वह मौका दिया। रोहन, आज सब कुछ गुजरने के बाद आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ छूट चुका है। डिवोर्स होने के साथ जैसे मेरी जिंदगी है मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वह बातें उसे समय मुझे गलत लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस जमाने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करती हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन रोहन, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए नैना फफक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन रोहन, तुम भी तो मुझे एक बार फोन कर सकते थे ना? एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो रोहन बोला, सोचा तो बहुत था, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते रोहन की आंखें भर आईं तो नैना रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहन। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह जो अभी तुम्हारी ही है नैना। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ नैना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये देखकर नैना के मुंह से तो जैसे शब्द ही उच्चारित नहीं हो पा रही थी। एक झटके में ही उसने कोर्ट्स के पेपर फाड़ दिए। तभी नैना के फोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और रोहन के घर, और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नैना ने फोन पटक दिया।
उसका सिर रोहन के सीने से सट गया। रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन और नैना को पता चला कि कोमल जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रोहन ने माँ को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कोमल जी का फोन आया। आप कहाँ हैं माँ? हमें बिना बताए कैसे चली गईं? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई। बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो।